नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। अमर उजाला की खास चुनावी चर्चा, जिसमें हम इस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर जाते हैं, बात करते हैं, मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं अलग अलग लोकसभा क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं, सियासत क्या है। और अक्सर हम लोग एक बात और कहते हैं कि चाय पर चर्चा खूब करनी चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब चाय हाथ में होती है तो इंसान झूठ थोड़ा कम बोलता है, लाग लपेट की बात कम होती है। गर्मी के जब मौसम शुरू हो गए हो, गर्मी की बातें शुरू हो गई हो, तो छोटी छोटी टपरियों और छोटी छोटी जगहों को देखना जरूरी होता है। अपनी इस यात्रा के क्रम में आज हम सुल्तानपुर में हैं, एक ऐसी लोकसभा में जिसका नाम इस देश प्रदेश में हर कोई जानता है, सुनता है, बखूबी समझता है। इस लोकसभा के अपने मुद्दे हैं, अपनी बातें हैं, लेकिन कई बड़े नाम हैं जिनका नाता और वास्ता भी इस लोकसभा से रहा है। और इसी पर बात करने के लिए, इसी पर हम चाय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। साहब, मैं तो सोचा था कि चाय की चुस्की के साथ शुरुआत होगी, आपकी चाय पहले खत्म हो गई। जो चीज मैं पहले पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम जैसे लोग जो नोएडा से आते हैं, सुल्तानपुर समझाएं कि इस इलाके में कौन से मुद्दे हैं, किन चीजों की बात होती है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो अच्छी हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कमियां हैं कि किसी भी पक्ष को उस पर काम करना चाहिए। उससे पहले मैं आपके अमर उजाला परिवार को बधाई देना चाहता हूं कि अमर उजाला जनपद सुल्तानपुर का मेरी निगाह में ऐसा पत्र है कि इसके रिपोर्टर और स्टाफ जान हथेली में लेकर के तमाम ऐसे मसले आए हैं सुल्तानपुर में। जैसे डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड रहा है, सुल्तानपुर का सबसे लोमहर्षक कांड रहा है। उसकी जो कवरेज अमर उजाला ने किया वो जन जन तक आक्रोश को पहुंचाया और अंततः घनश्याम तिवारी के परिवार को थोड़ा ही सही लेकिन न्याय मिला है। तो उसका श्रेय अमर उजाला अखबार को जाता है, जो सर्वाधिक प्रसार वाला समाचार पत्र सुल्तानपुर का है। मैं आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। दूसरी बात, जहां तक आपने मुद्दों की बात किया है, जनपद सुल्तानपुर का ज्योग्राफिया थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। लगभग 16 लाख मतदाता हैं, 5 विधानसभाएं हैं। सुल्तानपुर जिले की जो पहचान है, जैसे संडीला का लड्डू प्रसिद्ध है, वैसे सुल्तानपुर का बाध प्रसिद्ध है। बाध उत्पादक जनपद है ये, और हमारे यहाँ सर्वाधिक आबादी जो है बाध का उत्पादन करने वाले निषाद, केवट, बेंद, कश्यप, इस समुदाय की ज्यादा है। तो एक प्रत्याशी उसी समुदाय का अब की बार आया है, निषाद समुदाय का आया हुआ है, इसलिए आह्लादित है वो समुदाय। और ताजुब नहीं है कि अब की बार यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है वो बदल जाए। हाँ, आप बोल रहे हैं कि आपको ताजुब नहीं है, फिर वो जो दूसरे पक्ष की बात है, क्योंकि आपने इशारों इशारों में बात कर रहे हो, जो दूसरा पक्ष है वहां नाम आता है कि बहुत कद्दावर नेता हैं, पुराने संबंध हैं। और इस पूरी बेल्ट में जब हम घूमते हैं, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, तो संबंधों का और परिवार का खूब हवाला दिया जाता है। क्या वो बात भी यहाँ अभी भी मौजूद है? श्रीमती मेनका गांधी जी, उनके परिवार से बड़ा भावनात्मक लगाव है जनपद सुल्तानपुर का। बात मेनका जी की नहीं आती है, बात आ रही है इसमें भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने केवल भावनात्मक मुद्दों के आधार पर अपना शासन चलाया है, जो वाकई के मुद्दे हैं। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं। इनके बेटे वरुण गांधी जब यहाँ सांसद थे, तो इन्होंने यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसमें सारे अत्याधुनिक उपकरण रखवाए थे चिकित्सा से संबंधित ले आके। और श्रीमती मेनका गांधी जी, जो उनकी माता है, जिनको कहा जाता है विकास की माता है जनपद सुल्तानपुर की, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना है, चिकित्सा का रखा हुआ वेंटिलेटर, उसकी पॉलीथीन नहीं खुली इनके पूरे कार्यकाल के दौरान। और गरीब से गरीब आदमी जो है अपना खेत बेच करके अपने बच्चों का इलाज कराया है, अपने बुजुर्गों का इलाज कराया है। इनको कई बार इसके बारे में संज्ञान में लाया गया। ये 4 डिवाइडर बना देने से विकास नहीं हो जाता है। ये जिस कद की नेता है, 8-8 बार पार्लियामेंट मेंबर रही, कोई एक उद्योग ला सकती थी, जनपद सुल्तानपुर में ला सकती थी, यहाँ का कायाकल्प करा सकती थी। नौजवान केवल सड़क पे घूम रहा है यहाँ का। और मैं अपने पहले वक्तव्य में ही मैंने बाध के जो हमारे कामगार हैं उनका मैंने जिक्र किया। आप बाध के इलाके में, निषादों के इलाके में जाके देख लीजिए, आप खुद पता कर लीजिए जाकर के। केवल राम को पार लगाने के नाम पे केवल वोट लिया है इस पार्टी ने उन लोगों से, निषादों से। काम एक पैसे का नहीं किया है उनके यहाँ। चाहे बगल में एक वल्लीपुर ग्राम सभा है जिसको वरुण गांधी ने गोद लिया, आप जाकर के देखाइए, वहां की जितनी भी सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की जो भी व्यवस्थाएं हैं
वो गैर भाजपा सरकारों में हुई है। भाजपा ने केवल इनका दोहन किया, भावनात्मक शोषण किया है, बाकी काम नहीं किया। तो कितने सालों तक आप जैसे कह रहे हैं कि भावनात्मक रूप से वोट मिलते रहे, तो इस बार वो बदलाव आपको क्यों लग रहा है कि आ सकता है? मतलब वो भावों का क्रम कहाँ फिर आपको टूटता नजर आ रहा है या अलग होता नजर आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि भावनात्मक मुद्दे एक दो बार तो असर करते हैं, उसके बाद आदमी की अपनी जो अस्मिता है, रोटी है, रोजगार है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इन पर आदमी का ध्यान जाता है। और आप स्पष्ट रूप से देखिए कि इनके इस 10 साल के कार्यकाल में कोई खास भर्तियों की, नियुक्तियों की कोई चर्चा नहीं हुई। और बाकी महंगाई का आप देख रहे हैं, बेरोजगारी की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हर वर्ग त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन बोल सिर्फ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि पहले से प्रतिबद्ध रहा है इनके साथ। भारतीय जैसे हमारा वैश्य व्यापारी समाज है, व्यापारी समाज है, वो खुल करके मुखर रहा है, लेकिन आज उसके माथे पे जीएसटी है, दिल में भाजपा है, ये स्थिति है, बोल नहीं पा रहा है और कहीं न कहीं अंडर करंट चल रहा है। अब की बदलाव होकर रहेगा। आपको लग रहा है बदलाव होगा? युवा हैं आप, अगर एक चीज पूछूं, अच्छा ठीक ना बात की जाए, अच्छा पान ठीक है, सुबह सुबह अलग अलग कल्चर होता है। जैसे इनसे मैंने मुद्दे पूछे, मैं मुद्दे पर रहता हूँ, आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं जो जनपद सुल्तानपुर में या सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र में हावी प्रभावी हैं, जिस पर मतदाता मूड बनाता है, जिनको ध्यान में रखता है? या आपको लगता है कि नहीं, मुद्दों की बात ही नहीं है, सारी राजनीति नाम की है यहाँ? सर, हम लोग तो कर्मचारी नेता हैं, हम लोगों से तो राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा कर्मचारियों के लिए सरकार, जो भी सरकारें बने, जो है या इसके बाद जो बने, वो सरकारें कर्मचारियों के ओपीएस के बारे में विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कर्मचारी बुजुर्ग होने के बाद, रिटायर होने के बाद उसका सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार को कर्मचारियों के बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे आपने ओपीएस कहा, क्या ओपीएस वोट देने के समय पर एक मुद्दा है या वो सिर्फ चर्चा का विषय है? सर, कौन सा कर्मचारी जो नौकरी कर रहा नहीं चाहेगा कि हम सेवानिवृत्त बुजुर्ग होने के बाद अपना पेट पालने, क्योंकि ट्रैक बदलता जा रहा है सर। बच्चे जो है उस तरह से एकल परिवार होता जा रहा है, बच्चे कहीं दूसरी जगह चले गए, तो एक सहारा था, बुजुर्ग का बेटा था, पेंशन जरूर होना चाहिए। हमारी मांग है सरकार से, यहाँ के जो भी सांसद जी चुने जाएं वो कर्मचारियों की ओपीएस को लागू करें। हाँ, पर मैं जो मूल रूप से पूछना चाह रहा हूँ या समझना चाह रहा हूँ, जैसे सर ने भी कहा जब थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था, मुद्दे होते हैं, लेकिन जब आप वोटर के तौर पर वोट देने जाते हैं तो कई बार होता यह है कि मुद्दे किनारे हो जाते हैं और तमाम जो समीकरण है, जैसे उन्होंने कहा ना कि एक वर्ग है वो जुड़ा है, एक दूसरा वर्ग है वो किसी और से जुड़ा है, क्या, और हर कोई, आप लोग अलग अलग सामाजिक परिवेश से भी आते हैं, जितने कर्मचारी हैं, वो जब वोट देने जाते हैं वो कर्मचारी ज्यादा रह जाते हैं या अपने अपने सामाजिक परिवेशों में फिर बट जाते हैं? अब सर, इसके बारे में चर्चा हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग सेवारत वोटर के तौर पर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये बताइए आप वोट किसको करते हैं, वो मैं भी समझता हूँ उस बात को कि वो मत कहिए, पर मैं मुद्दों के चयन में कह रहा हूँ, मुद्दों के चयन में प्राथमिकता आप लोग जिस संगठन से जुड़े हैं वो रहती है, या जिस सामाजिक पारिवारिक परिवेश से आते हैं वो ज्यादा बड़ी हो जाती है, या कई बार क्षेत्रीय मुद्दे अपने आप में हावी हो जाते हैं, किसी के इलाके में कोई समस्या है तो क्या वोट देने का आधार वो समस्या, दिक्कत बन पाती है जिसको आप लोग एक मांग के तौर पर उठाए हैं, या वो चर्चा का विषय बस रह जाता है? कुछ कमी तो है ही है, इस कारण जो है हमारी मांगे, पेंशन की मांगे ये नहीं लागू कर रही है सरकार। नहीं तो कर्मचारी उत्तर प्रदेश या भारत में बहुत हैं। अगर इस पर सही से लड़ा जाए, आपका कहना भी सही हो सकता है, तो ये चीजें सरकार के संज्ञान में आए और सरकार करे, लेकिन हमारी मांग है कि ओपीएस लागू की जाए। कई जगहों पर हमको कई सरकारी कर्मचारी मिले जिन्होंने खुलकर बात की, वो ये कहते हैं संख्या के आधार पर तो हम बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम उतनी बड़ी संख्या के आधार पर दबाव नहीं डाल पा रहे क्योंकि हमारा वोट बट जाता है, प्रभावित हो जाता है अलग अलग। मैं कह रहा था कि ये स्थानीय मुद्दे और जातीय, मतलब कर्मचारी के अंदर कुछ न कुछ इस तरह का
मौके पे जब चुनाव होता है तो ये चीजें आ जाती हैं या हो जाती होंगी, इसीलिए ये हो पा रहा है कि कर्मचारी संख्या में होते हुए भी अपनी मांगे नहीं लागू करवा पा रहा है। अच्छा, एक चीज और कि जैसे आपने कहा ओपीएस की बात, क्या आपको किसी दल के मैनिफेस्टो में ओपीएस का जिक्र दिखता है? मतलब क्या नेता उसके बारे में बात कर रहे हैं, या वो बात भी, वो चर्चा भी आप ही लोग कर रहे हैं, नेता नहीं कर रहे? अभी सर तो कोई नहीं कर रहा है, कोई उस पर बात नहीं कर रहा। एक और आखिरी चीज, बतौर मतदाता आपके हिसाब से कौन से मुद्दे हैं या कौन सी ऐसी चीज हैं जो जल तक इन्होंने कहा कि उद्योग नहीं है, सुल्तानपुर के विकास के लिए या सुल्तानपुर को बतौर मतदाता क्या इच्छा होगी? कोई भी पक्ष आए, मैं समझ रहा हूँ कि सरकारी कर्मचारी हैं तो आप अपना पक्ष नहीं रख सकते, लेकिन कोई भी पक्ष आए, वो किन चीजों पर प्राथमिकता से काम कर दे? नहीं तो उद्योग धंधे, रोजगार, नौकरी, ये तो हर व्यक्ति की आवश्यकता होती है परिवार चलाने के लिए, तो ये होना चाहिए। जो भी सांसद जी जीते यहाँ पर ये ऐसी व्यवस्था लागू करने की कृपा करें, तो इसके लिए हम लोग भी आपको बड़े प्यार से बार बार बुला रहे थे और ढूंढ रहे थे। हाँ, नहीं, क्योंकि चर्चा सुनेंगे तो शायद विचार उस पर रख पाए। जैसे आप अपने काम के कारण जिन्होंने चीजें कही, एक बात आई और आपने इनको तो सुना ही था, मैं थोड़ा आपसे समझता हूँ, सुल्तानपुर में बतौर मतदाता कौन से मुद्दे हैं जो जहन में हावी हैं, जो दिमाग में हावी हैं? यहाँ पे जातिवादी मुद्दा हावी है। जात बिरादरी मुद्दा है। हाँ, जात बिरादरी का मुद्दा है। यहाँ पे क्षत्रिय क्षत्रिय को चाहता है, ब्राह्मण ब्राह्मण को चाहता है, और हर वर्ग अपने अपने आप को चाह रहा है। लेकिन इस बार न क्षत्रिय है न ब्राह्मण है। ये समस्या इस विषय है कि ब्राह्मण जाए तो कहाँ जाए। सबसे बड़ी समस्या इस जिले में ब्राह्मण के सामने है कि ब्राह्मण जाए तो किसके साथ जाए। अब ब्राह्मण भी मतदाता जो है, ऐसा नहीं है कोई बीजेपी से नाराज नहीं है, नाराज है, क्योंकि बगल में हमारे रविंद्र तिवारी जी भी बीजेपी से हैं। बेरोजगारी का, अरे सॉरी, मैं बोल दिया, आम आदमी पार्टी से। रविंद्र तिवारी जी आम आदमी पार्टी से हैं, सपा के पुराने नेता हैं, संजय सिंह के नज़दीकी हैं और राजनीति के महारथी माने जाते हैं। देखिए, बेरोजगार की जहाँ तक बात है तो रोजगार के मामले में सरकार कहीं ना कहीं जो है आपको दिख रहा है, लोग टहल रहे हैं। एलएलबी करके लोग, कितने लोग हैं जो टहल रहे हैं, नौकरियां नहीं, बीएड बीटीसी करके टहल रहे हैं, नौकरियां नहीं। तो बेरोजगारी का मुद्दा तो अहम है, बाकी विकास का भी मुद्दा है। अगर एक आध फैक्ट्री लगी होती तो शायद लोग, कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता। हाँ, ये है कि ई रिक्शा से रोजगार है। जो आपने अभी अभी कहा उसको हिंदी व्याकरण में तंज कहा जाता है। एक व्यंग है, एक तंज उस व्यवस्था पर कि रिक्शा से रोजगार है। यहाँ के बच्चे फिर कहाँ बाहर पलायन करते हैं, क्या होता है? देखिए, आप नोएडा से आए हैं, मेरी जानकारी में यहाँ से लगभग 1,500 लोग नोएडा में नौकरी करते हैं। 1,500 लोग। और वो किस स्तर की नौकरियां हैं? क्या अच्छी शिक्षा है और अच्छी नौकरियां हैं, या आपको लगता है कि नहीं? छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक, लखनऊ से लेकर नोएडा तक लोग नौकरी कर रहे हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? भाई साहब ने मेरा दूसरे तौर का परिचय दिया। एक चाय पे चर्चा की ही मैं बात करना चाह रहा था। मैंने जो अपनी शुरुआत चर्चा किया था, अमर उजाला ने एक यहाँ पर प्रमुखता से खबर प्रकाशित किया था, एक चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की ड्रिल मशीन चला करके उनकी हत्या हो गई थी। मेरी जानकारी में जनपद सुल्तानपुर में इतना बड़ा लोमहर्षक नृशंस हत्याकांड नहीं हुआ था। वहीं से राजपूत और ब्राह्मण की ऐसी खाई तैयार हुई है कि ब्राह्मण मतदाता अपने आप को आहत महसूस कर रहा है, जो कि पारंपरिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी का कभी मतदाता हुआ करता था। आप अगर कहीं पुरानी पोस्टरों पे, पुरानी दीवारों में देखें तो कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको, खून ने खून को पुकारा है। इस स्तर पे ब्राह्मण यहाँ का उद्वेलित हुआ था, आंदोलित हुआ था कि हम दो राहें पे आज खड़े हैं। तो जो मुद्दे हैं, एकमात्र उद्योग है सुल्तानपुर में चीनी मिल। 1984 में जो उसकी क्षमता थी, उससे क्षमता उसकी बढ़ाई नहीं गई आज तक, और आधे सीजन में ही वो चीनी मिल खड़ी हो जाती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हालांकि विनोद सिंह जी मौजूदा विधायक हैं सुल्तानपुर को, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन इनके पिताजी स्वर्गवासी बाबू केएन सिंह एकमात्र ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जनपद सुल्तानपुर के
जिन्होंने जनपद सुल्तानपुर में जो भी विकास दिखता है, जैसे एक पूर्वांचल का पहला लॉ कॉलेज केनाई है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज लाने का श्रेय बाबू के एन सिंह को था। यहाँ पर एशिया का दूसरे नंबर का पारेषण का पावर हाउस है 400 केवी, वो लाने का उन्हीं को श्रेय था। चीनी मिल लाने का उन्हीं को श्रेय था। उसके बाद सारे सांसद आए, अपना कार्यकाल केवल पूरा किए, नाली नापदान और दो पक्षीय मामलों को निपटाने के अलावा और उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। तो आपका नाम? मेरा नाम रवींद्र तिवारी है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं नाम इसलिए पूछा रविंद्र जी क्योंकि मैं उसमें एक सवाल जोड़ना चाह रहा था और उसका थोड़ा सा तो जवाब आपने दे दिया कि ये जो तमाम बड़े नाम हम लोग बाहर से देखते हैं, सुल्तानपुर जनपद या सुल्तानपुर लोकसभा क्षेत्र दिखता है तो उम्मीदवारों के नाम, हाई प्रोफाइल नेता, केंद्रीय मंत्री, ये सारी चीजें जमीन पर कुछ नहीं पहुंचती। जमीन पर नहीं पहुंच रहे हैं। उसके अलावा आपके इस समाचार माध्यम से मैं एक बड़ी प्रमुख मांग है जनपद सुल्तानपुर के, जो पिछले 40 सालों से हर सांसद कहता है कि मैं इसको करा रहा हूं, लेकिन आज तक नहीं हुआ। शाहगंज से अमेठी के बीच में रेल लाइन का मार्ग जो है उसके लिए प्रस्तावित है, पिछले 40 साल से है और आज तक केवल सर्वे होता आया है उसमें। ये एक बहुत बड़ी मांग है क्योंकि जनपद गौरीगंज जब से बना है, यहाँ के उद्योग धंधे सब उधर चले गए और वहां की भी स्थिति थोड़ा सा, चूंकि मेरा पैतृक जनपद वही है, एक मालविका स्टील फैक्ट्री मेरे घर के ही पड़ोस में है। आज स्थिति ये है कि उसमें जो रेलवे लाइन थी मटेरियल लाने आने जाने वाली, उस रेलवे लाइन के बीच में जो है कम से कम 30 फुट के पेड़ खड़े हो गए हैं, रेलवे लाइन के बीच में खड़े हो गए क्योंकि सालों से कोई काम, हाँ सालों से उस पर काम नहीं हुआ है। अब जैसा रविंद्र जी से बात हो रही थी, आपसे बात हुई, आप अभी आए हैं, हम लोग थोड़ा सा सुल्तानपुर की सियासत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि नाम कितने भी बड़े क्यों ना आ जाएं, आखिर में वर्गीकरण पर ही सारा वोट हो रहा है कि कौन किस बिरादरी का है। और साहब ने भी वहीं से शुरू कर दिया कि सबसे बड़ा मुद्दा तो जात बिरादरी है। क्या ऐसा है? ठीक, एकदम वैसा ही है, ऐसा ही है एकदम। जैसे निषाद जी है, तियोग निषाद बिरादरी उधर चली गई, मेनका जी आई हैं, ठीक है। कल उनके नामांकन में इसी को देखते हुए 2 मंत्री लाए गए कि जातिगत वोट मेरे तरफ आए। जैसे आशीष पटेल जी है, संजय निषाद जी है, उन निषाद का तोड़ निकालने के लिए है कि क्योंकि एक तरफ निषाद सब समाजवादी पार्टी से हैं, एक तरफ बसपा से पटेल जी हैं, उसको देखते हुए लाया गया। इससे सिद्ध यही होता है कि जो है जातिगत पे ही सारी राजनीति इन लोगों की चलती है। आपका नाम साहब? हरि नारायण चौरसिया। ये बताइए साहब कि आपके हिसाब से सुल्तानपुर लोकसभा में बतौर मतदाता क्या मुद्दा है? कौन सी ऐसी चीज है जिस पर वोट हो रहा है? आपको लग रहा है कि वोट भी समीकरणों पर होगा? वोट भी तो हमको लगता है इसी पे होगा ज्यादातर, क्योंकि कोई ध्यान देता नहीं है। जब चुनाव यही आता है तो हर आदमी को विकास दिखाई पड़ता है, उसके पहले किसी को विकास नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। और ये जाके जब वोट होता है तो वोट आने के पहले ही वही जाति समीकरण पे सभा के केंद्रित हो जाता है, कौन कौन बिरादरी का है। विकास तो कोई देखता ही नहीं। हमको तो नहीं लगता है विकास यहाँ हो रहा है कुछ। अच्छा, ठीक है। एक माहौल थोड़ा सा हम लोग जो देखते आए हैं और अलग अलग लोकसभाओं में जा रहे हैं, एक माहौल ये भी कहा जा रहा है कि ये वोट या ये चुनाव एक पार्टी, एक व्यक्ति, एक छवि, हाँ या ना, उसके पक्ष उसके विरोध। तो अब वो समीकरण ज्यादा हावी है या वो एक छवि ज्यादा हावी है? एक छवि वही ज्यादा हावी है, हमको तो जहाँ लग रहा है एक छवि ही हावी है सबसे ज्यादा। मोदी मोदी मोदी, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसका कारण आपको क्यों ऐसा लग रहा है? हमको तो ये तो नहीं समझ में आता भाई क्या लग रहा है इसमें, क्योंकि एक ही आदमी का ढिढोरा डंका एक ही आदमी पीटा जा रहा है और कुछ दिख नहीं रहा। हम तो छोटे वर्ग के आदमी हैं हम लोग। तो कुछ जैसे इन्होंने कहा यहाँ कौन सी जरूरतें हैं, जैसे उद्योग की बात आई, रोजगार की बात आई, सरकारी जो हमारे साथी बैठे थे उन्होंने बताया अपने हिस्से की। आपके हिसाब से प्राथमिकता के क्रम में कौन सी ऐसी चीज है जो सुल्तानपुर में आनी चाहिए, होनी चाहिए, जिस पर भली चर्चा हो ना हो, लेकिन बतौर मतदाता या बतौर रहवासी आपको लगता है कि ये चीज जरूर हो? उद्योग धंधे तो आने चाहिए भाई, नहीं आएंगे तो यहाँ की पब्लिक क्या करेगी, यहाँ जनता क्या करेगी, कहाँ जाएगी बताइए। हमको तो नहीं लगता कोई भी उद्योग धंधा यहाँ पे है। अभी बीच में पीटा गया वो क्या कहते हैं, ये वो लघु उद्योग वाला क्या है, उद्यमी वाला, हमको तो नहीं लगता कोई धंधा लगा है। सिर्फ ये विकास हो गया, कितने करोड़ इतने अरब लगे हैं, लेकिन कहीं एक भी धंधा हमको दिखाई पड़ जाए। तो वो जो करोड़ों की फेहरिस्त आती है वो जमीन पे कुछ नहीं आती,
सिर्फ ना निर्माण ना कुछ नहीं, सिर्फ कागजों में और माइक में, पेपर में, बस मीडिया में, और कहीं कुछ नहीं। जमीन पर कुछ नहीं। आपका नाम मैं पूछना भूल गया, आपका नाम साहब? अच्छा, नाम बताने में इसलिए क्योंकि हम तो नाम इसलिए पूछ रहे थे कि चलिए नहीं नहीं ठीक है, मैं नाम जब आप पूरी बात रखें, मैं इसलिए पूछा क्योंकि जो आपने कहा ये भी उससे सहमत है, ये भी उससे सहमत है, मैं नाम इसलिए पूछा। जो जब से मेनका गांधी आई यहाँ पे कुछ काम धरातल, जैसे सड़क हो गई, ये सब दिखा है, ये सब कुछ है कि हाँ इनकी वजह और सांसदों की अपेक्षा इन्होंने कुछ काम किया है जो सही, और की अपेक्षा इन्होंने काम किया है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं नाम इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जैसे आपने जो बात कही थी कि समीकरणों पर बात आती है, अब दोनों से सहमत दिखाई दे रहे हैं, तो आपने शायद उस नब्ज को पकड़ लिया था और फिर आपने उसमें मुझे एक लाइन और कही थी, मैं थोड़ा सा उसको समझना चाह रहा था आपके जरिए। जो आप ये कह रहे थे कि कुछ बिरादरियां ऐसी भी हैं जिनको समझ नहीं आ रहा कि वो किसको चुने, उनके बीच का कोई नहीं है, उनको प्रलोभित करने के लिए, उनको करने के लिए उनके वो तमाम बिरादरियां जो हैं वो मुद्दे को देख रही हैं या वो इनमें से किसी एक से निकटता देख रही हैं? नहीं, वो मुद्दा तो कोई रह ही नहीं गया है। मुद्दा अब जैसे मान लीजिए हम तो खुद ही डरे हैं तो कोविशील्ड लगवा के, कोविशील्ड का हो गया। और एक मैं मुद्दे की तरफ आपका, आप चूंकि मुद्दों आधारित कवरेज कर रहे हैं। हाँ, मतलब मैं देखिए, मैं वो कोलाहल देखिए 5 लोग 10 लोग मिलकर किसी लोकसभा का सर्वे नहीं कर सकते, और मैं वो चाहता भी नहीं कि हम लोग बोल दें कि 10 लोगों ने कोई बोला और वो परिणाम। मैं मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आपके संचार माध्यम के माध्यम से। जनपद सुल्तानपुर में वैश्विक पैमाने पे 3 ऐसी धरोहरें हैं, पौराणिक धरोहर है सुल्तानपुर में। सुल्तानपुर के पूर्वी छोर पे एक बेजेथुआ महावीरन जगह है, जहाँ का पौराणिक महत्व है कि हनुमान जी जिस समय पे संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, देख कालनेमी नामक राक्षस ने उनको रोका था, उसका वध किया था बेजेथुआ महावीरन में उन्होंने। नंबर 1 ये। नंबर 2, गिने चुने कल्प वृक्ष हैं पूरी दुनिया में, पारिजात कल्प वृक्ष है, उनमें से हमारे इस शहर के ही गोमती नदी के किनारे पर जिला उद्योग परिषद में एक कल्प वृक्ष मौजूद है। तीसरा, यहीं से 15 किलोमीटर दूर कोड़वार जगह के आगे एक गढ़ा नाम की जगह है, जहां पर बौद्ध स्तूप मौजूद है। ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध स्वयं आए थे वहां पर, और बर्मा के राष्ट्रपति यूनू उस जगह पर स्वयं गए थे, लेकिन क्षेत्रीय भूमि विवाद के कारण उसका ना तो मार्ग बना आज तक, न उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर का किसी तरीके से महत्वपूर्ण केंद्र के रूप, पर्यटक केंद्र के रूप में उसको लाया जा सका दुनिया के पैमाने पर। बात जो आपने बहुत अच्छी की है वो ये कि जैसे आपने वो बताया रामायण के उस प्रसंग के बारे में, अगर वो एक रामायण सर्किट जो बनाने की उत्तर प्रदेश में योजना है और अयोध्या के विस्तार के बाद अगर वो जोड़ा जाए तो शायद सुल्तानपुर में और अवसर में उसको उस परिधि में लाया जाना चाहिए। जो बेजेथुआ महावीरन है, चूंकि बजरंगबली से जुड़ी हुई और वहां की पौराणिक मान्यता भी है, जब रामायण का ही प्रसंग है तो वो सर्किट में आ सकता है। अलावा वो प्रामाणिक तथ्य है कि ये रामायण का एक भाग है, इसलिए कि वहां पर बजरंगबली की जो प्रतिमा है उसके बायां पैर जो है वो 33 फुट तक गया हुआ है। वो खुदाई में आकर के, मतलब पुरातत्व ने उसकी खुदाई किया था, 33 फुट तक बायां पैर है। माना यह जाता है कि बजरंगबली ने उसी बाएं पैर से कालनेमी का वध किया था, और उसके बाद 33 फुट की खुदाई के बाद 2 मजदूर खत्म हो गए, इसलिए वो खुदाई बंद हो गई। तो ये 3 ऐसे हमारे यहाँ के, और चौथा एक यहाँ पर बाबा जनवारी नाथ धाम है, धोपाप धाम है। ये माना जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से उबरने के लिए उन्होंने गोमती नदी के बगल में धोपाप नामक स्थान पे स्नान किया था, इसलिए धोपाप है। और वहीं से निकल करके जनवारी नाथ बाबा की शिवलिंग है, वहां पर शिव जी को जल चढ़ाया था। ये 5 ऐसे स्थल हैं जिनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनको ले जाना चाहिए, इनको पर्यटक के स्तर पे इनका उल्लेख करना चाहिए, इन चीजों को लाना चाहिए। बात बताइए, अब उत्तर प्रदेश में आपने जिक्र छेड़ ही दिया। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों से, हालांकि मैं तो दशकों भी बोल सकता हूँ, कम से कम 3 दशक से तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, धर्म की राजनीति खूब हुई है और धर्म पर राजनीति खूब हुई है। उसके बावजूद ये चीजें किसी को नहीं दिखी। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं, इनसे इनको वोट नहीं मिलना था। भया दोहन करके धर्म के नाम पे, जैसे हमारे पड़ोस के ही जनपद अयोध्या का मैटर है। हम एक बात ये पूछना चाहते हैं
इस मुद्दे को, राम जन्मभूमि के मुद्दे को, भारतीय जनता पार्टी ने, अगर राजीव जी ने साहबानों के मैटर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला न पलटा होता तो कहीं से भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी मिलती। भारतीय जनता पार्टी 1984 से राम जानकी रथ यात्रा लेके चली, कहीं कोई हलचल नहीं हुई उस पर। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, तभी तो वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण संभव हो सका। हम ये पूछना चाहते हैं, स्थापित राजनीतिक दल जितने हैं, पुराने राजनीतिक दल, चाहे समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, या हम लोगों की छोटी मोटी ही पार्टी आम आदमी पार्टी ही सही, क्या किसी ने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद? मेरे नेता अरविंद केजरीवाल तो स्वयं आए भी थे, दर्शन करने आए थे यहाँ पे। तो इन मुद्दों को लेकर चलना मेरे हिसाब से उचित नहीं। अब यही सवाल जो इन्होंने एक जिक्र छेड़ा था, उस पर ये वैक्सीन तक आ गए। मैं वापस उस मूल सवाल पर लौटता हूँ। वो बिरादरियां जिनको प्रतिनिधित्व नहीं दिख रहा, जैसा आपने कहा कि भाई निषाद समुदाय है, वहां से एक उम्मीदवार है, वो वहां देख रहे हैं, उसकी काट के लिए, जैसा आपने कहा कि उस कोटे से मंत्री चुने गए कि नामांकन में दिखाई दें। लेकिन फिर एक और वर्ग आता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ समय से नाराज हैं, नहीं हैं, और इस चर्चा का वो अंतिम सवाल रखना चाहता हूँ, वो बिरादरियां फिर कहाँ देख रही हैं? अब ये तो हमको नहीं पता कहाँ देख रही हैं, लेकिन यह है कि अपना जहाँ वो देखेंगी उनका भविष्य दिखाई पड़ेगा, वहीं हो जाएंगी। तो स्वाभाविक है कि जिसमें जिसको कुछ दिखाई पड़ेगा उसी में आदमी जाएगा, दूसरी जगह तो भगेगा नहीं। अब तक लग रहा है सुल्तानपुर का सियासी जो चुनाव है वो पक्का नहीं है कि अगर अभी तक देख रही है और कहाँ देख रही नहीं समझ आ रहा है। तो यहाँ सुल्तानपुर का चुनावी श्रवण हमको लगता है एक हफ्ता जब बचता है तभी सही दिखाई पड़ता है कि कहाँ लोग जा रहे हैं। इसके पहले कुछ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। पार्टी एक चीज बता दीजिए, अंतिम सवाल पूछता हूँ, एक तरफा चुनाव वाली बातें कई बार कही गई, कई बार दावे हुए, वो एक तरफा होगा या लगता है कि लड़ाई है? लड़ाई है, लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है। और नामांकन होने के बाद ही लड़ाई दिखती है। अभी तो एक ही बीजेपी के ही तरफ से नामांकन हुआ है, अभी तो बसपा और सपा के नामांकन होने हैं। ये 1-2 दिन में उनके भी नामांकन पूरे हो जाएंगे। नामांकन के बाद लड़ाई दिखती है कि लड़ाई किसमें है, और लड़ाई अच्छी होगी और हार जीत का फासला भी बहुत ज्यादा नहीं, 20 से 50 हजार के बीच में ही होगा। 20 से 50 हजार, ऐसी कोई भविष्यवाणी अगर आप लोग करना चाहें कि हार जीत का फासला? इस जो मौजूदा चुनाव है, इस पर मेरी अपनी जो राजनीतिक दृष्टि है कि भारतीय जनता पार्टी का एक पारंपरिक वोट बैंक था निषाद समाज, वो बुरी तरह खिसक चुका है। दूसरा, एक बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी आया है जो कुर्मी समाज है हमारे यहाँ का। कुर्मी समाज भी कुछ ही परसेंटेज सही, लेकिन वो लेके जाएगा। तो मेरा अपना मानना है कि ये चुनाव सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन बनाम एनडीए में होने जा रही है, और उसमें जो बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है वो बैलेंस कर देगा, किसी एक प्रत्याशी को बैलेंस कर देगा। जिसकी तरफ से ही उसका कटाव ज्यादा हुआ वो बुरी तरीके से प्रत्याशी हारेगा, जिस तरफ से कटाव हुआ उसका, और अगला प्रत्याशी निकल जाएगा। लड़ाई 2 में है, तय तीसरा करेगा। हाँ, तय तीसरा कोई करे, क्योंकि निषाद को जो लाया गया यही इसी बात को देखते हुए हमको लाया गया, तो लगता है इसी बात को देखते हुए, क्योंकि निषाद बिरादरी यहाँ काफी मात्रा में है। समझा दिया था। बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने पूरी बात की, इस पूरी चीजों को, इन पूरे समीकरणों को समझाया। हम इस चर्चा को यही विराम देते हैं। अक्सर होता है कि 15, 20, 30 लोग साथ ये चर्चा करें, लेकिन कभी कभार जरूरी ये भी होता है कि आप 2-3 लोगों के साथ बैठें और चाय पर ऐसे बैठे बैठे इतनी चीजों को समझ लें कि हाँ, आपको जोड़ना चाह रहे हैं। जहां तक ये लग रहा है, ये जो इसके पहले सपा में एक भीम निषाद लाए गए थे, अगर उन्होंने नामांकन कर दिया तो निषाद जी को कुछ न कुछ दिक्कत होगी। हाँ, और ये खूब होता है, एक नाम के एक उपनाम के उम्मीदवार आ जाते हैं और उसको वोट कटुआ तो फिर वोट काटेंगे, क्योंकि ये हमको लगता है 5-6 महीने से, हमको लगता है सालों से ये बेचारे यहाँ पे लगे हुए थे, तो कुछ ना कुछ बिरादरी का अटेक्शन तो उनके साथ गया ही होगा। तो जब उनको टिकट कटा होगा तो कुछ लोग तो नाराज हुए होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत को जब कवर करता हूँ तो कुछ शब्द खूब सिखाए जाते हैं, जिसमें से ये एक शब्द जो आपने अभी सिखाया कि वोट कटवा उम्मीदवार, और लोग साफ कहते हैं कि इस तरीके के उम्मीदवार। तो फिर सीधे तौर पे मेनका गांधी जी, को फायदा होगा, दूसरे को नहीं। अब आपने नाम भी ले लिया। मैं तो यही कहने जा रहा था कि तमाम समीकरणों, तमाम आधारों के बीच में अपने अपने दावे हैं, अपने अपने हिस्से के मुद्दे हैं, और कभी कभार सार्थक चर्चाओं के लिए जरूरी होता है कि जमीन समझ आए, कि आप सीमित जगहों पर बैठकर सीमित लोगों से बात करें। चाय पर चर्चा का ये अंक यहीं खत्म करते हैं। सुल्तानपुर से
युवाओं के साथ चर्चा और साथ में एक राजनीतिक चर्चा, एक राजनीतिक बहस। आने वाले वक्त में दिन के दोपहर के वक्त युवाओं से चर्चा और शाम के वक्त वो राजनीतिक चर्चा भी आपको दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स और कुछ और नेताओं और जवाबदेहों से बात करें। फिलहाल आप सभी ने अपना वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।